पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और 142 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं। शहरी इलाकों में महिला अर्धसैनिक बलों की भी बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। पहले चरण के मतदान के दौरान हुई हिंसक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग और सुरक्षा एजेंसियां दूसरे चरण को पूरी तरह शांतिपूर्ण बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। 29 अप्रैल का चरण सिर्फ सीटों की संख्या के लिहाज से नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है। एक तरफ कोलकाता की शहरी राजनीति दांव पर है तो दूसरी ओर भारत बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों में भी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण रूप से देखा जा रहा है। चुनाव आयोग का दावा है कि इस बार न छप्पा होगा और न ही बूथ जामिंग होगी। फर्जी वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एहतियातन कदमों पर खास जोर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में 2.5 लाख से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। पहले चरण में कुछ हिंसक घटनाएं जरूर हुई, लेकिन साल 2021 के मुकाबले में हालात बेहतर रहे। अब दूसरे चरण को पूरी तरह हिंसा मुक्त बनाने के लिए और सख्ती बरती जा रही है। वहीं राजनीतिक पार्टियां भी धुआंधार तरीके से प्रचार कर रही है। अगर दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई तो ये चुनाव बंगाल की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। पुल का झूठा वादा 15 साल से दीदी ने किया है। देवतला और बोवालिया के बीच दामोदर नदी पर मैं कहकर जाता हूं, हिरण्यमय चटर्जी को जिता दो, 2.5 साल में ये पुल हम पूरा कर देंगे। 2.5 साल में मोटर बोट के सहारे किसानों को और विद्यार्थियों को जाना पड़ता है, वो समाप्त हो जाएगा। सजल धारा से हर घर में नल लगाना था, वो नहीं लगाया। प्रधानमंत्री जी गरीब आवास का जो पैसा भेजते उस पर डाका डाला। कारखाने के गंदे पानी को रूपनारायण नदी में छोड़ा। 25,000 फर्जी आई कार्ड बनाकर मनरेगा के मजदूरों का पैसा हड़पा है और बाढ़ राहत का पैसा भी ये भाईपों के गुंडे खा गए हैं। भाईपों के गुंडे खा गए। ये समझते हैं अब हमें कुछ नहीं होगा। मैं कहकर जाता हूं, 5 तारीख के बाद हमारे गरीबों की पाई पाई आपको वापिस देनी पड़ेगी, वापिस देनी पड़ेगी। भाइयों बहनों, श्यामपुर और हावड़ा का एक क्षेत्र बम धमाके का अड्डा बन चुका है। कानून और व्यवस्था नाम की कोई स्थिति बची नहीं है। दूसरे चरण में राज्य की 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें कोलकाता महानगर, औद्योगिक बेल्ट और दक्षिण बंगाल के घनी आबादी वाले इलाके शामिल हैं। भवानीपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट भी इस चरण में रहेगी। इन सभी के अलावा सीमावर्ती जिले जैसे उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, बशीरहाट, हावड़ा, बरासात, नदियां और सुंदरबन क्षेत्र भी इस चरण में आते हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माने जाते रहे हैं। भारत बांग्लादेश और सीमा से लगे इलाकों में घुसपैठ और तस्करी जैसे मुद्दे हमेशा अहम रहे। इसी वजह से इन क्षेत्रों में बीएसएफ और अन्य केंद्रीय बलों की भारी तैनाती की गई है। सुंदरबन जैसी नदी और दलदली इलाकों में मतदान कराना चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए वहां अतिरिक्त सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई गई है। संवेदनशील बूथों पर विशेष फोर्स और बख्तरबंद वाहनों की तैनाती की गई है। करीब 200 मार्क्समैन बख्तरबंद गाड़ियां तैनात की गई। ये गाड़ियां बुलेट रेजिस्टेंट हैं और AK-47 जैसी राइफल्स की गोलियों को भी झेल सकती हैं। रन फ्लैट टायर होने की वजह से टायर खराब होने पर भी ये कुछ दूरी तक चल सकती हैं। इनके जरिए सुरक्षा बल संवेदनशील इलाकों में तेजी से कार्रवाई कर सकते हैं।
इसके साथ ही क्विक रिएक्शन टीम QRT भी तैनात की गई है। इस बार बड़ी संख्या में महिला अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। करीब 200 कंपनियों को विशेष ट्रेनिंग दी है ताकि वो चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संभाल सके। इन बलों को पोस्ट पोल यानी मतदान के बाद भी तैनात रखा जाएगा। आज बंगाल पहचान के लिए मोहताज है। नौजवान के लिए रोजगार नहीं, अन्नदाता किसान बेहाल है, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। टीएमसी के टेरर, माफिया राज और करप्शन के कारण पूरा बंगाल पहचान के लिए मोहताज है। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाता है। गुंडागर्दी चरम पर है। न बेटी सुरक्षित है और न व्यापारी ही सुरक्षित है। बहनों और भाइयों, सरेआम गौ हत्या होना, यहां के नौजवानों में निराशा का भाव होना, ये बंगाल के लिए शुभ लक्षण नहीं। कमोबेश से स्थिति उत्तर प्रदेश में थी 2017 के पहले। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार की गुंडागिर्दी और अराजकता थी। जैसे उत्तर प्रदेश में उपद्रव होते थे, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, व्यापार और उद्योग चौपट हो रहा था, ऐसे ही बंगाल के अंदर भी है। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने डबल इंजन की बीजेपी की सरकार बनाई। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्तर प्रदेश में आज उत्सव है, उत्सव। दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंगलगंज विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए बंगाल की सत्ताधारी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने बंगाल की महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि आप बीजेपी की सरकार बना दो, दीदी लोग हर महीने आपके अकाउंट में 3000 रुपए भेजेगी। अमित शाह ने कहा कि हर बेरोजगार युवाओं के अकाउंट में भी हम 3000 जमा करा देंगे। बंगाल में अमित शाह का बड़ा ऐलान, युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए उनके खाते में डालने का वादा। किसानों को पहले 6,000 रुपए सम्मान निधि मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 9,000 रुपए करने का वादा। मछुआरा भाइयों को 9,000 रुपए देने का काम बीजेपी सरकार करेगी। महिलाओं के खाते में हर महीने 3,000 रुपए बीजेपी भेजेगी। हर बेरोजगार युवा के अकाउंट में भी 3,000 रुपए जमा कराए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी भी बंगाल का अपमान कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री जी ने कोलकाता, जो इस देश के लाखों करोड़ों लोगों का सबसे प्रिय महानगर है, कोलकाता शहर साहित्य का केंद्र है, कोलकाता शहर आर्ट्स कल्चर, जिस भी क्षेत्र में आप जाइएगा, कोलकाता शहर हमेशा इसका केंद्र रहा है। और कोलकाता शहर के प्रति अमित शाह जी का जो वक्तव्य था वो निश्चित रूप से निंदनीय था। मुझे लगता है कि कोलकाता शहर के जो वासी हैं वो उसका बदला आने वाले 29 तारीख को लेंगे। कोलकाता शहर को अपमानित करके आप सोचेंगे कि आप बंगाल जीत सकते हैं, ये आपको एक बहुत बड़ा संदेश कोलकाता शहर देने जा रहा है 29 तारीख को। हम लोग पहले चरण के चुनाव को देख के स्पष्ट रूप से एक चीज दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बंगाल के चुनाव लड़ने की तैयारी बहुत कम थी। लगभग 30% बूथों पे भारतीय जनता पार्टी के BLA तक नहीं थे। कई पोलिंग बूथ पे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट तक नहीं थे। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि पहले चरण के मतदान में ऐसी
सैकड़ों पोलिंग मिलने जा रही है बंगाल में, जहां जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की संख्या है वो भारतीय जनता पार्टी को उस बूथ पे वोट मिलने की संख्या से अधिक होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए महज 1 से 2 दिन का वक्त बचा है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी और 27 अप्रैल की शाम तक इसके लिए चुनाव प्रचार किया जाएगा। इसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, यानी चुनावी बिसात बिछ चुकी है और अब बारी है शह और मात उस खेल की जो आने वाले वीकेंड में अपने चरम पर होगा। बंगाल में दूसरे और निर्णायक चुनाव से पहले बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कोलकाता से लेकर सुदूर गांवों तक पूरी ताकत झोंक दी, तो दूसरी तरफ टीएमसी की रणनीतिक घेराबंदी ने मुकाबले को बेहद कड़ा बना दिया है। प्रचार खत्म होने से पहले के ये आखिरी 2 दिनों के ही खेमों के लिए करो या मरो की स्थिति होने वाली है। रविवार और सोमवार को होने वाली रैलियों की गूंज न केवल मतदाताओं के कानों तक पहुंचेगी, बल्कि भविष्य के सत्ता समीकरणों की भी नींव रखेगी। ये बीजेपी ने ममता जी का घर क्यों नहीं लिया? उन पर 36, 38, 40 केस क्यों नहीं है? पूरा बंगाल जानता है कि तृणमूल के लोगों ने भ्रष्टाचार किया। शारदा चिट फंड तृणमूल के लोगों ने किया। 17 लाख इन्वेस्टर्स को बर्बाद किया। 1900 करोड़ अनपेड ड्यूज हैं। रोज वैली चिट फंड स्कैम किया। 31 लाख लोगों का पैसा लिया। 6,600 करोड़ रुपए उनके लिए। कोल स्मगलिंग होती है, गुंडा टैक्स कलेक्शन होता है, मगर नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी ने ममता जी का कभी इंटरोगेशन नहीं किया। ममता जी का घर नहीं छीना। ममता जी पर आक्रमण नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि असली लड़ाई तृणमूल से नहीं है, असली लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है, खारगे जी से है, राहुल गांधी से है, प्रियंका गांधी से है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। अगर सचमुच में तृणमूल और बीजेपी लड़ाई हो रही होती तो ममता जी पर अनेक केस होते। वो बेल में होती, बेल लेकर बाहर होती, उनका 55-70 घंटे इंटेरोगेशन हुआ होता, उनका घर छीन लिए थे। बीजेपी बंगाल चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी ने पहले चरण की तरह दूसरे चरण के चुनावी संग्राम में अपने सभी बड़े इक्के उतारे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुद इस चुनाव कैंपेन को लीड कर रहे हैं। इन सभी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल में ही डेरा डाले हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में दूसरे चरण के प्रभारियों के साथ 4 घंटे लंबी बैठक कर चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया है। आगामी 2 दिनों में दक्षिण बंगाल के टीएमसी गढ़ों, विशेषकर कोलकाता और आसपास के इलाकों में कई रैलियां और संगठनात्मक बैठकें होंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने भी पूरी ताकत लगा दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी अपनी सत्ता बचाने के लिए बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। दोनों ही राज्य के अलग अलग विधानसभाओं में जाकर रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। ममता बनर्जी दिन में 3-3 सभाओं को संबोधित कर रही हैं। उनका मुख्य फोकस भवानीपुर और दक्षिण बंगाल की सीटों पर है, जहां उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के कद्दावर नेताओं से है। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपको आजादी देंगे। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपको आजादी देंगे। आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी टीएमसी की सिंडिकेट से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी पलायन की मजबूरी से, आजादी बेरोजगारी और बेकारी से, आजादी घुसपैठियों से, कब्जे से। साथियों,
कमल छाप पर दिया आपका हर वोट पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई हर चीज की आजादी देगा। कमल छाप पर दिया आपका हर वोट उस सोच से आजादी देगा जो बंगाल में हिंसा और रक्तपात को बढ़ावा देती है। कमल छाप पर दिया आपका हर वोट आपके सपनों को उड़ान देगा, बंगाल को फिर से भारत का नंबर 1 स्टेट बनाएगा। कमल छाप पर दिया आपका हर वोट बंगाल को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का बंगाल बनाएगा। पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग को ममता बनर्जी और टीएमसी नेता इसे अपने पक्ष में बता रहे हैं। टीएमसी का कहना है कि महिलाओं का रिकॉर्ड टर्नआउट लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं का नतीजा है और पहले चरण में ही 152 में से 106 सीटों पर टीएमसी ने बढ़त बना ली है। टीएमसी का दावा है कि मुसलमान वोटर भी उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। दूसरी ओर टीएमसी अब भी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। इसी कड़ी में ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया है कि लोग गुस्से में निकले हैं। वहीं बीजेपी भी बम्पर वोटिंग को अपने पक्ष में बता रही है। अमित शाह ने कहा कि पहले चरण में बीजेपी को भारी बढ़त मिली है, इसका मुझे फीडबैक मिला है। बीजेपी पहले चरण में 152 सीटों में से 110 सीटें जीतने जा रही है। दूसरे चरण को मिलाकर हम बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि बंगाल से दीदी जाने वाली है, बीजेपी आने वाली है, भय जाने वाला है, भरोसा आने वाला है। हमारे पास जो फीडबैक है उसमें बंगाल की जनता ने अपना भविष्य पहले चरण में ही तय कर लिया। कवि गुरु टैगोर, महान सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस की ये भूमि ने विकास को चुना है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास की जो यात्रा चल रही है उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला। पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज में 8 जिलों की 142 सीटों पर 1448 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है, जिसका फैसला 29 अप्रैल को मतदाता करेंगे। टीएमसी ने दूसरे फेज की सभी 142 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी 141 सीटों पर किस्मत आजमा रखी है। कांग्रेस भी सभी 142 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सीपीएम 100 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हुए है। दूसरे चरण में कोलकाता की सभी शहरी सीटें इसी चरण में शामिल है। इन सभी के अलावा 24 परगना, उत्तर और दक्षिण दोनों जिले की सीटें, हावड़ा, नदिया, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर जिले की सीटें हैं। ऐसी ही पूर्व और पश्चिम वर्धमान की सीटें हैं, जहां पर 2021 में टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था। इस इलाके की बदौलत ममता बनर्जी बंगाल में सत्ता की हैट्रिक लगाने में कामयाब रही थी। बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के जिन 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान है, साल 2021 के चुनाव में इनमें से बीजेपी ने सिर्फ 18 सीटें जीती थी, जबकि टीएमसी ने 123 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सत्ता की हैट्रिक भी लगाई। कोलकाता ही नहीं, उत्तर और दक्षिण 24 परगना इलाके की एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। साल 2021 में बीजेपी उत्तरी बंगाल और जंगल महल के इलाके वाली सीटों पर टीएमसी पर भारी पड़ी थी, लेकिन दक्षिण बंगाल की सीटों पर उसका गेम बिगड़ गया था। बीजेपी ने इस बार पूरा फोकस इसी इलाके पर किया है, जहां 5 साल तक अलग अलग मुद्दों पर टीएमसी को घेरती रही, चाहे फिर 24 परगना के संदेश खाली वाली घटना रही हो या फिर मधुआ समुदाय के साथ किए जा रहे भेदभाव। बहनों भाइयों, आपको मालूम है कि पहले चरण का चुनाव 23 अप्रैल को संपन्न हो चुका है। 92%
92% से ज्यादा अधिक जनता ने पश्चिमी बंगाल के इतिहास में पहली बार इतना मतदान किया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं ही नहीं, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट अब यह दावा कर रहे हैं, इस बार पश्चिमी बंगाल से टीएमसी की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, सभी दावा कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, 2011 में जब 84% वोटिंग हुई थी, उस समय कम्युनिस्ट की सरकार गई और टीएमसी की सरकार आई, लेकिन इस बार 84% से अधिक 93% वोटिंग हुई है। इसका मतलब यह होता है कि अब टीएमसी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो गुंडागर्दी का माहौल इस पूरे पश्चिमी बंगाल में था, बहनों भाइयों, यदि कोई गुंडा किसी भी प्रकार की कोई हरकत करने पाया तो उसका स्थान बाहर नहीं होगा बल्कि जेल के भीतर होगा। बहनों भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारी पहली सरकार माटी और मानुष, मां माटी और मानुष का नारा देकर इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन आप देख रहे हैं, मां सुरक्षित, माटी सुरक्षित, मानुष सुरक्षित। लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, यहां पर बीजेपी की सरकार बनने के बाद मां भी सुरक्षित होगी, माटी भी सुरक्षित होगी, दोनों सुरक्षित होंगे, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। एक और बीजेपी और टीएमसी बढ़े हुए वोटिंग प्रतिशत को अपने पक्ष में बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का कहना है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में ज्यादा मतदान आंकड़ों का भ्रम है। एसआईआर प्रक्रिया में बिना वजह वोट काटे गए हैं और लाखों अपीलों पर फैसला नहीं हुआ, जिससे बड़ी संख्या में लोग वोट देने से वंचित रह गए। देखिए, आंकड़ों का मायाजाल है, ये आंकड़ों का खेल है, और ये जो एसआईआर के नकारात्मक परिणाम हैं, उनका सीधा साधा ये एक परिणाम है, उसकी सीधा सादी मिसाल है। देखिए, पहले अगर किसी बूथ में 1000 वोट थे, 700 लोगों ने वोट डाला तो प्रतिशत बनता था 70। अब आपने 200 वोट काट दिए और 800 में से 700 लोगों ने वोट डाला, तो जो आपके आंकड़े हैं, जो आपकी परसेंटेज है, वो बढ़ के 90% हो जाती है। तो ये आंकड़ों का माया जाल है। इसमें सबसे गंभीर बात ये है कि जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसने लाखों लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया, जिनकी दलीलें सुनी नहीं गई, ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुए, उनको वोट देने से वंचित कर दिया, ये जो आंकड़े हैं, ये जो परसेंटेज है, ये उस नकारात्मक एसआईआर का जीता जागता प्रमाण है। बंगाल के फाइनल राउंड के चुनाव में बीजेपी का असल टेस्ट होना है, जिसे 5 साल तक अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला बनाने के लिए मशक्कत करती रही है। बीजेपी ने इस इलाकों में घुसपैठ और तुष्टीकरण को बड़ा मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी को सियासी कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी की कोशिश धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाके में अपनी सियासी जड़ें जमाने की है, जबकि ममता बनर्जी का पूरा जोर इस इलाके की सीटों को बचाए रखना है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी ने 5 साल तक जिसे अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर तैयार किया है, क्या वो चुनाव में सियासी रूप से मुफीद साबित होगा या फिर ममता अपनी सत्ता बचाने में सफल होंगी। ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल सभी दलों का दूसरे चरण के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।